कभी सोचा है कि भारत इतना बड़ा और इतना विविध देश, इसकी सोच को मतलब इसे आकार कैसे दिया गया? आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। ये सफर है शिक्षा का, जिसने सिर्फ स्कूल कॉलेज नहीं बनाए बल्कि आज के भारत की बुनियाद रखी है। तो सवाल ये है कि आधुनिक भारत की सोच का खाका, ये ब्लूप्रिंट, आखिर बना कैसे? इसका जवाब ना सदियों पुरानी हमारी ज्ञान प्रणालियों में छिपा है। तो चलिए एकदम जड़ों से शुरू करते हैं, भारत की सीखने की परंपराओं से। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो बहुत ही पुराने और प्रभावशाली मॉडलों से। इन्होंने हजारों सालों तक भारत में, आप कह सकते हैं, ज्ञान की मशाल को जलाए रखा। ये थे गुरुकुल और विहार। अब देखिए, ये सिर्फ दो अलग अलग तरह के स्कूल नहीं थे। नहीं, ये ज्ञान के दो बिल्कुल अलग अलग दर्शन थे, दो अलग फिलॉसफीज थीं। एक तरफ था वैदिक गुरुकुल, यहाँ परंपरा और गुरु की सेवा पर बहुत जोर था और एडमिशन जाति के आधार पर होता था। वहीं दूसरी तरफ बौद्ध विहार थे, जो सबके लिए खुले थे और वहाँ कम्युनिटी लिविंग मतलब सामुदायिक जीवन और तर्क वितर्क पर जोर दिया जाता था। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? आज की तरह डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं होते थे। नहीं, उस समय आपकी योग्यता को मापा जाता था सालों के समर्पण से। जरा सोचिए, 12 साल पढ़ाई करने के बाद आपको स्नातक की उपाधि मिलती थी और 48 साल की तपस्या के बाद मिलता था आदित्य कहलाने का सम्मान। मतलब ये दिखाता है कि ज्ञान के लिए कितना गहरा सम्मान था। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक ऐसे मोड़ पर जो बहुत ही निर्णायक था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आए तो उसने भारतीय शिक्षा की आत्मा को लेकर ही एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी, ये तो विचारों का एक महासंग्राम था। दो गुट बन गए थे। एक तरफ थे प्राच्यवादी यानी ओरिएंटलिस्ट्स, जिनका मानना था कि भारत का असली ज्ञान तो संस्कृत और अरबी के ग्रंथों में ही है। और दूसरी तरफ थे पाश्चात्यवादी यानी ऑक्सीडेंटलिस्ट, जो कहते थे कि नहीं, भविष्य का रास्ता तो पश्चिमी विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य से होकर ही गुजरेगा। तो सवाल बहुत बड़ा था, भारत का भविष्य किस ज्ञान पर टिकेगा? और फिर एंट्री होती है लॉर्ड मैकाले की। 1835 में उन्होंने अपनी एक टिप्पणी से, जिसे मिनट ऑन एजुकेशन कहते हैं, इस पूरी बहस को एक झटके में खत्म कर दिया। उनका वो मशहूर बयान कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की सिर्फ एक अलमारी ही भारत और अरब के पूरे साहित्य के बराबर है, ये बयान पश्चिमी सोच की जीत का एक बहुत ही शक्तिशाली और हाँ, बहुत विवादास्पद प्रतीक बन गया। लेकिन मैकाले का असली मकसद क्या था, वो इस उद्धरण से बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं था, असली मकसद था एक ऐसा भारतीय वर्ग तैयार करना जो उन्हीं के शब्दों में खून और रंग में तो भारतीय हो, लेकिन अपनी रुचि, अपने विचारों और अपनी बुद्धि में अंग्रेज हो। मतलब एक ऐसा क्लास बनाना जो ब्रिटिश शासन की मशीनरी को चलाने में मदद कर सके। तो मैकाले के इस मिनट ने स्टेज तो सेट कर दिया था, और इसके बाद जो नीतियां आईं, उन्होंने ही भारत में आधुनिक शिक्षा का पूरा ढांचा, पूरी रूपरेखा तैयार की। तो अगले लगभग 70 सालों में एक के बाद एक नीतियां आईं जिन्होंने भारत की पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था को जड़ से बदल दिया। 1835 में मैकाले के मिनट ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। फिर 1854 में आया वुड्स डिस्पैच, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसने प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक का एक पूरा सिस्टम बना दिया। और फिर 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटियां भी खुल गईं। मतलब एक एक करके अंग्रेजों ने बहुत व्यवस्थित तरीके से एक नया ढांचा खड़ा कर दिया, जिसका असर हम आज तक महसूस करते हैं। और इसी ढांचे की एक बहुत ही कह सकते हैं चालाक रणनीति थी फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसका आइडिया बड़ा सिंपल था, ये कि शिक्षा सिर्फ समाज के ऊंचे तबके के लोगों को दो, फिर ज्ञान अपने आप फिल्टर होकर, मतलब छन छन कर धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंच जाएगा। असल में ये शिक्षा को कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रखने का एक तरीका था। लेकिन देखिए, ब्रिटिश नीतियों ने सिर्फ हमारी शिक्षा प्रणाली को ही नहीं बदला, उन्होंने भारतीय समाज को देखने के हमारे नजरिए को भी बदला। अब हम अपनी चर्चा को एक अलग दिशा में ले जाएंगे। हम एक ऐसे स्रोत पर नजर डालेंगे जो इतिहास की इस पूरी समझ को और खास तौर पे जाति की भूमिका को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से पेश करता है। तो सवाल ये उठता है, शोषक या उत्पीड़ित? ये स्रोत हमें भारतीय समाज में ब्राह्मण समुदाय की जो प्रचलित छवि है, जो भूमिका बताई जाती है, उस पर फिर से सोचने को मजबूर करता है। तो ये स्रोत जो है
वो कुछ बहुत ही कॉमन धारणाओं को सीधे सीधे चुनौती देता है। जैसे एक आरोप है कि ब्राह्मणों ने ज्ञान पर एकाधिकार कर लिया, तो ये स्रोत जवाब में वाल्मीकि और व्यास जैसे गैर ब्राह्मण ऋषियों का उदाहरण देता है, जिन्होंने हमारे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। एक और आरोप है कि ब्राह्मण बहुत शक्तिशाली शासक थे, तो स्रोत का तर्क है कि नहीं, वे ज्यादातर सलाहकार और शिक्षक थे, राजा नहीं, और भिक्षा पर अपना जीवन जीते थे। मतलब ये इतिहास को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने की पेशकश है। और इतना ही नहीं, इस स्रोत के मुताबिक कहानी शोषक की नहीं बल्कि शोषित की है। ये स्रोत दावा करता है कि ब्राह्मण समुदाय को अपने धर्म और ज्ञान की परंपरा को बचाने के लिए सदियों तक लगातार हिंसा का सामना करना पड़ा। मोहम्मद बिन कासिम जैसे अरब आक्रमणकारियों से लेकर औरंगजेब जैसे मुगल शासकों तक, और यहाँ तक कि गोवा में पुर्तगालियों और मेलकोट में टीपू सुल्तान के हाथों भी। यह एक उत्पीड़न का इतिहास बताता है। और अपने इस तर्क को आज के समय से जोड़ने के लिए ये स्रोत कर्नाटक सरकार के कुछ आंकड़ों का हवाला देता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कर्नाटक में ब्राह्मणों की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम मुसलमानों और अन्य पिछड़ी जातियों की तुलना में भी सबसे कम है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली आर्थिक हकीकत सामने रखता है। और अपनी बात पर और जोर देने के लिए इस स्रोत के लेखक योगेश प्रवीण शुक्ला एक बहुत ही विवादास्पद और कह सकते हैं उत्तेजक तुलना करते हैं। वो लिखते हैं कि आज ब्राह्मणों की स्थिति वही है जो नाज़ी जर्मनी में यहूदियों की थी। अब ये एक बहुत ही चरम दृष्टिकोण है, लेकिन यह उस स्रोत के अनुसार समुदाय में गहरे अलगाव की भावना को दिखाता है। तो प्राचीन गुरुकुलों से लेकर औपनिवेशिक नीतियों और इन अलग अलग विवादित कथाओं तक, ये पूरा का पूरा इतिहास आज भारत के एजुकेशन सिस्टम को, हमारे शैक्षिक परिदृश्य को सीधे तौर पर आकार देता है। आज़ादी के बाद जाहिर है भारत ने अपनी शिक्षा की तकदीर अपने हाथों में ली। सफ़र शुरू हुआ 1964 में। कोठारी कमीशन ने 10+2+3 वाले स्ट्रक्चर की नींव रखी, जो आज तक चल रहा है। फिर 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई, जिसने शिक्षा में बराबरी लाने पर फोकस किया। और अब हाल ही में 2020 में आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो फ्लेक्सिबिलिटी और मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, मतलब कई विषयों को एक साथ पढ़ने पर जोर दे रही है। तो ये सुधार का सफ़र आज भी लगातार जारी है। तो गुरुकुल से लेके गूगल तक की ये जो लंबी यात्रा रही है, इसके बाद आज हम सब एक चौराहे पर खड़े हैं। सदियों की बहस, इतने सारे बदलावों के बाद एक सवाल आज भी हमारे सामने है। आज 21वीं सदी में भारत के लिए शिक्षा का असली मकसद, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।